हेलो डियर बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया। ओके, सो आज का लेक्चर रहेगा कैपेसिटेंस पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सारे कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। और चैप्टर के एंड में इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। So, the topic is capacitance. Capacitance. Middle में डालेंगे capacitance, ठीक है। Capacitance of conductor. तो पहला टॉपिक यहां से स्टार्ट होगा, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस? सो द आंसर इज द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज, टू स्टोर द चार्ज, वट एवर यू कैन से, द कैपेसिटी of a conductor to store the charge called capacitance, ठीक है। ठीक है, नाउ मान लो ये कोई कंडक्टर है, लेट्स से इट इज अ कंडक्टर एंड वी आर गिविंग इट चार्ज। हम क्यू चार्ज इसको दे रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल राइज हो रहा है, ठीक है। पोटेंशियल का लेवल बढ़ रहा है, V गोज ऑन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे चार्ज देते जाओगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कह सकते हैं। कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे हमेशा की तरह, तो Q इज इक्वल टू CV हो गया ये, ठीक है। अब Q को जानते हैं आप, V को जानते हैं, C को नहीं जानते, ये नया टर्म है आपके लिए। तो चलिए आपको परिचित कराए दे रहे हैं। वेयर C इज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो C का फॉर्मूला यहां से क्या आ जाएगा? Q बाई V। C विल बी इक्वल टू व्हाट? Q बाय V, Q बाय V, ठीक है। अब क्या करना है भाई हमें? अब हमें इसकी डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। डेफिनेशन क्या? इसकी SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट विल बी फैरेड, ठीक है। और 1 फैरेड कितने के बराबर होता है? 1 जूल पर कूलम के। फैरेड इसकी SI यूनिट होती है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं व्हाट डू यू मीन बाय 1 फैरेड? 1 फैरेड, ठीक है। 1 फैरेड कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करोगे? चलिए बताइए कैसे डिफाइन करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम चार्ज को 1 मतलब कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज दें और इस कंडक्टर का पोटेंशियल राइज हो जाए 1 वोल्ट, तब हम बोलेंगे कि जो कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 1 फैरेड है, और इसका पोटेंशियल राइज हो गया 1 वोल्ट, ठीक है। 1 कूलम चार्ज given to conductor rises its potential by 1 volt, then
कैपेसिटेंस विल बी 1 फैरड। तब कैपेसिटेंस क्या होगा? 1 फैरड। सिंपल सी डेफिनेशन है, 1 कूलम चार्ज दिया और 1 वोल्ट पोटेंशियल राइज हो गया, देन कैपेसिटेंस विल बी 1 फैरड। अच्छा डायमेंशन बता दो मुझे, लगे हाथ। डायमेंशन चार्ज की डायमेंशन 80, पोटेंशियल की डायमेंशन W अपॉन क्यू से निकाल दो। तो W मतलब ml स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन 80, 80 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा m माइनस 1 L माइनस 2 T टू द पावर 4। ठीक है, ए स्क्वायर चेक कर लीजिए एक बार, m माइनस 1 L माइनस 2 ठीक है, T टू द पावर 4 ठीक है, ए स्क्वायर ठीक है। हाँ ठीक। हाँ तो भाई ये डायमेंशन किसकी हो गई? कैपेसिटेंस की। और मैं आपको बता दूं 1 फैरड बहुत बड़ी यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, तो 1 फैरड प्रैक्टिकली नहीं यूज होता। सो प्रैक्टिकल यूनिट्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रैक्टिकल यूनिट्स। पहला आप 1 माइक्रो फैरड यूज कर सकते हैं जो कि 10 टू द पावर माइनस 6 फैरड होता है। 1 मिली फैरड भी यूज होता है, 10 टू द पावर माइनस 3 फैरड। थर्ड 1 पिको फैरड यूज होता है, 10 टू द पावर माइनस 12 फैरड। ठीक है। एंड फोर्थ वन इज 1 नैनो फैरड यूज करते, 10 टू द पावर माइनस 9 फैरड। हाँ तो ये प्रैक्टिकल यूनिट्स है। ठीक है, समझ गए? इज इट क्लियर? और ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सिंपल सी बात। अरे कैपेसिटी ही तो है, कैपेसिटी कहाँ से वेक्टर हो जाएगी? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया। आगे बढ़े। ठीक है, चलो ओके। नाउ अब हम निकालने जा रहे हैं बेटा कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर। ये एक डेरिवेशन है छोटा सा, देख लो। मान लो एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ये देखिए, ठीक है, इस पे चार्ज है, ठीक है, इसको चार्ज दे रहे हैं हम इस कंडक्टर को, ये इसके सरफेस पे स्टोर होता जा रहा है। ठीक है, इसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल ए। कितनी है? स्मॉल ए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अच्छा, इसकी कैपेसिटेंस हमें निकालनी। तो कैपेसिटेंस का रास्ता पोटेंशियल से होके जाता है। पहले आपको इस चार्ज इस स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल निकालना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
developed due to charge given to conductor। बेटा कंडक्टर को हमने चार्ज दिया तो इसमें कुछ पोटेंशियल डेवलप हुआ, और पोटेंशियल जानते हो कितना डेवलप हुआ, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r, मतलब रेडियस। बेटा ये भी एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता है, एक स्फेरिकल कंडक्टर बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। इसकी वजह से भाई पोटेंशियल आपने एक पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ा है ना, KQ/R होता है, सेम इसके लिए भी यही होता है। ठीक है, चलो नाउ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर क्या हो जाएगा भाई? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? C इज इक्वल टू Q/V। समझे? चलो वैल्यू पुट करूं फ्रॉम इक्वेशन 1। V की वैल्यू यहां रख दो, Q/V 1/, लिख जा सही से, 1/4πε0 Q/A, Q से Q कैंसिल, C आ गया 4πε0A। इक्वेशन स्टार। यहां देखो 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? A के। ठीक है, सेंस 4πε0 are constants, so C is directly proportional to A। इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। रेडियस जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा। ये तो सिंपल सा लॉजिक, आप खुद भी सोच सकते हो। जितना ज़्यादा कंडक्टर होगा उतना ही चार्ज वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, आप चाहें तो अर्थ की कैपेसिटेंस निकाल सकते हो बेटा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, अर्थ की रेडियस मैं बता दूं, ए के प्लेस पे रखोगे रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि 6400 किलोमीटर है। बाकी पाई की वैल्यू पता है, ε0 पता है, सब रखोगे तो कैपेसिटेंस आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी आती है। इवन अर्थ की कैपेसिटेंस भी 1 फैरेड से छोटा आएगा, देख लेना। इसी वजह से मैं बोल रहा था कि 1 फैरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है। इवन अर्थ की भी कैपेसिटी अर्थ की भी कैपेसिटी 1 फैरेड के बराबर नहीं आएगी। ठीक है, ओके। अच्छा, यहां से ε0 की एक और यूनिट आपके पास आ गई, नोट में लिख सकते हो, यूनिट ऑफ ε0। इस फॉर्मूले से अगर आप ε0 की यूनिट देखें तो ये रेडियस नीचे जाएगा, तो फैरड पर मीटर भी यूनिट होती है ε0 की। इज इट क्लियर? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बता दो, वही जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बता दूं इसको। No, 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 no. No, 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 no. Parallel plate capacitor. देखिए, पैरेलल प्लेट की खासियत ये होती है इसमें आप सफिशिएंट अमाउंट चार्ज का स्टोर कर सकते हो। ठीक है, यही तो खासियत होती है कैपेसिटर की। व्हाट? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ
charge can be stored and can be used instantly whenever required. ठीक है। थोड़ा सा मैं कैपेसिटर के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने जा रहे हैं आप। जैसे फैन में जो कंडेंसर लगता है वो भी एक कैपेसिटर है। ठीक है। कैपेसिटर की खासियत ये होती है कि ये आपको एनर्जी इंस्टेंट प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। अरे आप ये समझ लो, मान लो यहां पे एक आग लगी हुई है। ठीक है, ये आग लगी हुई है, किसी चीज में आग लगी हुई है। अब इस आग की अपनी एक रिक्वायरमेंट है कि ये कब बुझेगा। ये कहता है कि मुझे 1 सेकंड के अंदर या 2 सेकंड के अंदर, विद इन 2 सेकंड 100 लीटर पानी चाहिए। अगर 2 सेकंड के अंदर आप इस आग पे 100 लीटर पानी डाल देते हैं तो ये बुझ जाएगा। आपके घर में एक टैप वाटर लगा हुआ है, नल ऐसा। ठीक है, इससे आपने पाइप कनेक्ट किया इसको बुझाने के लिए। ठीक है। अब इस पाइप से जो पानी आ रहा है उसके आने का जो रेट है वो है 10 लीटर 1 सेकंड में। इस आग की कंडीशन है 2 सेकंड में इसको 100 लीटर चाहिए पानी, तब बुझेगा। हमारे पास जो टैप वाटर में है, टैप में जो वाटर आ रहा है उसमें 1 सेकंड में 10 लीटर गिर रहा है, तो आप लगाए रहो बुझेगा ही नहीं। ठीक है। तो ये क्या है, ये टैप वाटर सोर्स है चार्ज का, समझ लो सोर्स है, यहां से पानी आ रहा है। और मान लो मेरे पास स्टोरेज है, पहले से मैंने भर रखा है, एक बड़ी सी बाल्टी है मेरे पास 100 लीटर की, या टैंक है मान लो, इसमें पानी 100 लीटर में 100 लीटर है। इस टैंक में पानी कितना है, 100 लीटर। अब इस 2 लोग आए, अब अकेले तो 100 लीटर की बाल्टी नहीं उठा पाओगे ना, डालोगे नहीं। 2-3 लोगों का सपोर्ट लिया, 1 सेकंड में पूरी बाल्टी खाली कर दी, बुझ गया। इसको तो 100 लीटर चाहिए था ना 2 सेकंड में, हमने 1 सेकंड में दे दिया। समझे? तो यही काम करता है बेटा कैपेसिटर। पहले तो इसने सफिशिएंट अमाउंट स्टोर किया अपने अंदर, और जब हमें रिक्वायरमेंट थी इंस्टेंट प्रोवाइड कर दिया इसने। ये खासियत होती है स्टोरेज का, इसीलिए स्टोर करते हैं हम लोग। अरे सेविंग समझ लो, जैसे पैसा आप सेविंग करके रखते हो। क्यों रखते हैं हम सेविंग करके? कभी इमरजेंसी में अचानक पैसे की ज़रूरत आ जाए ज़्यादा अमाउंट का, तो हम कहाँ सैलरी का वेट करेंगे, या कहाँ से लोगों से आप मांगते फिरें, नहीं समझे? तो इंस्टेंट आपके पास सेविंग है, तुरंत आपने खाटे से यूज कर लिया, वही कैपेसिटर है, समझ लो। समझे बात? कुछ भेजे में गई? ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ कैपेसिटर। अब बनाते कैसे हैं कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो देखो। एक प्लेट ये होती है, ये दूसरी प्लेट है। इस प्लेट को मैंने सप्लाई से कनेक्ट किया, मतलब यहां से चार्ज आएगा Q। ठीक है। और चार्ज यहां पर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनिफॉर्मली। अब ध्यान दो, मैं चार्ज दे रहा था, लेकिन देखा मैंने थोड़ी देर बाद ये भर गया। ठीक है। अब और चार्ज यहां नहीं आ सकता, जगह नहीं है, बट मैं चाहता हूं थोड़ा और चार्ज स्टोर करना। ठीक है। यही तो खासियत होती है कैपेसिटर का, अरेंजमेंट यही होता है कि अब सोचो, भरने के बावजूद ये भर चुका है, भरने के बावजूद हम इसमें और चार्ज भर सकते हैं। कैसे? सोचिए।
चलो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ डेली लाइफ एग्जांपल से। आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपने पैकिंग शुरू करी, आपने बैग भरना शुरू कर दिया, ठीक है, कपड़े भरते गए बैग भर गया, अभी भी एक जोड़ी कपड़ा या एक पेयर कपड़ा बच गया जो हम भूल गए थे रखना, और बैग भर चुका है पूरा। तो क्या अब मैं वो एक जोड़ी कपड़ा या एक पेयर कपड़ा नहीं रख सकता उसमें? आंसर है रख सकते हो। कैसे? जो पहले कपड़े रखे हुए थे उसको दबा के हम उसका लेवल डाउन कर देंगे। एक कपड़ा तो आ ही जाएगा, हिला डुला के या उसको दबा के कंप्रेस करके व्हाटएवर एडजस्ट करके एक कपड़ा और आ सकता है। वही काम यहाँ भी होता है। माना ये भर चुका था, अब इसके पास चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं थी, तो हम लोगों ने क्या किया, अभी क्या बताया, लेवल डाउन किया। लेवल यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में लेवल मीन्स पोटेंशियल, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल हमें डाउन करना है, तो पोटेंशियल डाउन कैसे करेंगे पॉजिटिव प्लेट का? सो द आंसर इज बाय ब्रिंगिंग अ नेगेटिव प्लेट नियर इट, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कैपेसिटर में नेगेटिव प्लेट का काम क्या है, इस प्लेट का पोटेंशियल गिराना ताकि इसमें और चार्ज आ सके। ये नेगेटिवली चार्ज है, ये ग्राउंडेड होता है, अर्थ से कनेक्ट होता है बाय इंडक्शन प्रोसेस, इसको नेगेटिव चार्ज किया जाता है, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। इसके बीच का गैप d है, इसके प्लेट का एरिया लेट से ये मान लो, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा मान लो। कोई समस्या? हम इसकी कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हो, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चलिए देखिए, मान लो ठीक है, बीच में डाइलेक्ट्रिक एक भरा हुआ है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। ऐसा मत रिएक्ट करो, डाइलेक्ट्रिक वर्ड सुन चुके हो भाई चैप्टर 1 में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। तो देखो अब मुझे बताओ, अब मुझे इसकी कैपेसिटेंस निकालना पैरेलल प्लेट की, कैसे निकालेंगे? तो आंसर है डेरिवेशन करने जा रहे हैं, और बेटा ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पहले बताया तेरा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कैपेसिटेंस निकालने का रास्ता पोटेंशियल से जाता है, और पोटेंशियल कैसे निकाल पाएंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता हो। तो क्या आपको अपोजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट के बीच का फील्ड पता है? ऑलरेडी ये डेरिवेशन करा चुके हैं, जहां आपने गॉस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट, उसी के साथ में मैंने ये कराए थे कि जब दो पैरेलल प्लेट अपोजिटिवली चार्ज हो तो बीच में फील्ड कितना होता है। सो फर्स्ट वी विल राइट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट, तो बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय ओनली एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ डाइलेक्ट्रिक है बीच में तो के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिंपल सी बात, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अरे एयर होता है तो ओनली एप्सिलॉन नॉट, और आपको पता है कोई डाइलेक्ट्रिक भरा होता है तो के टाइम्स हो जाता है एप्सिलॉन की वैल्यू। चलो ठीक है, इतना तो पता है ना नाउ। और सिग्मा की वैल्यू पता है, एज वी नो दैट सिग्मा कैन बी रिटन एज चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ प्लेट, रख दो यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, Q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब पोटेंशियल निकाल देते हैं। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल प्लेट। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस, V इज इक्वल टू ED डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन जो पढ़े हो वहीं से तो आया बेटा,
ये पढ़े हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dv बाई dr। वैसे भी ये v नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। dv का मतलब भी तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो यहां से dv इज इक्वल टू e dr नहीं आ जाएगा, dr की जगह बस यहाँ d है। फर्क बस इतना है, dr के प्लेस पे d है, यही तो फर्क है। e की वैल्यू रख दो फ्रॉम, ये इक्वेशन कुछ मान लें, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब बताओ v कितना हो गया, e की वैल्यू रख दो, q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट d, ये v आ गया। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बताओ इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? अरे बोल दो रो। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, V की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C का फॉर्मूला हमारे पास आ गया के ए एप्सिलॉन नॉट बाय D, या इसको थोड़ा सा ऐसा, एप्सिलॉन नॉट A, के एप्सिलॉन नॉट A बाई D, के एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब आप समझ सकते हो, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इस डेरिवेशन से अटैच, हाउ कैन यू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इससे अटैच, हाउ कैन यू इंक्रीज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फैक्टर्स तो बात हो गए हैं, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, इसके बीच में ऐसा डाइलेक्ट्रिक भरो जिसके K की वैल्यू ज्यादा हो तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। दूसरा एरिया, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, प्लेट का एरिया जितना ज्यादा रखोगे, ये तो ऑलरेडी अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्फेरिकल कंडक्टर में कि अगर कंडक्टर का साइज ज़्यादा होगा तो कैपेसिटी तो वैसे भी ज़्यादा होगी। चलो तीसरा, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, मतलब अगर आप प्लेट्स को जितना क्लोज रखेंगे, अच्छा क्लोज रख, डिस्टेंस कम होने से आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है बेटा, जैसे जैसे प्लेट पास आएगा इसका पोटेंशियल और डिक्रीज होगा, इस वजह से और चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं। हाँ, तो इसके पास आने पर, प्लेट्स के पास आने पर कैपेसिटेंस बढ़ती है, सिंपल सी बात है, नो बकवास। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। मिटा दूं? चलिए देखिए, अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी करने जा रहे हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, या आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कुछ भी बोल दो। चलो देखो, मैं आपको फिर से बता दूं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। जब कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे होते हैं तो उस कैपेसिटर को चार्ज करने में कुछ वर्क करना पड़ता है हमें, वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती। ठीक है, और क्यों वर्क करना पड़ता है? जैसे ध्यान दो, ये मान लो कैपेसिटर है, पहला चार्ज मैंने दिया इसको, पहला चार्ज देने में कोई वर्क नहीं हुआ, लेकिन जब आप दूसरा चार्ज देने लगेंगे तो जो पहला चार्ज इसके अंदर गया है वो इसको रिपेल करेगा।
जिसकी वजह से आपको इसके अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जितने आप चार्ज देते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ सकता है। वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नाउ ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें? पहले वर्क डन निकालें। पहले छोटा सा चार्ज देने में कितना वर्क करना पड़ा वो पहले कैलकुलेट करेंगे। द वर्क डन इन चार्जिंग a capacitor is stored as potential energy in that capacitor। ये डेफिनेशन हो गई। What is potential energy of capacitor? The work done in charging a capacitor। कैपेसिटर को चार्ज करने में जितना आप वर्क करेंगे वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। चलो पहले छोटा सा चार्ज देंगे। ये मान लो कोई कंडक्टर है, ये कैपेसिटर ही है, ठीक है। तो पहले डी क्यू चार्ज देके देखते हैं कितना वर्क करना पड़ेगा, फिर टोटल दे देंगे। द वर्क डन इन गिविंग चार्ज डी क्यू टू द कैपेसिटर विल बी, बताओ कैपेसिटर को डी क्यू चार्ज देने में कितना वर्क करना पड़ा हमें? तो वर्क डन विल बी डी डब्ल्यू। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? क्या होता है? चार्ज डी क्यू चार्ज दिया, ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़े हो, W इज इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल। तो यहाँ पोटेंशियल V राइज हुआ, V डी क्यू हो जाएगा, ठीक है। नाउ टोटल वर्क डन इन चार्जिंग कैपेसिटर फ्रॉम 0 टू Q, 0 से लेके Q चार्ज देने में कितना वर्क डन हुआ? तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लग जाएगा 0 से Q V डी क्यू। चलो अब V के प्लेस पे क्या करोगे भाई? अब V को हटाना पड़ेगा मैं, तो V को कैसे हटाएंगे? एज वी नो दैट, हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है। अरे C इज इक्वल टू क्यू बाई V होगा तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी नहीं हो सकता। लिख दो 0 टू Q बाई सी को बाहर कर लो, Q डी क्यू। Q का इंटीग्रेशन डी क्यू के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बोलो? 1 बाई सी Q स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो वर्क डन आ गया आपके पास हाफ Q स्क्वायर बाई सी, ठीक है, हाफ Q स्क्वायर बाई सी। इफ एज वी नो, हमें पता है, हमें क्या पता है कि Q के प्लेस पे हम सी वी रख सकते हैं, तो ये W का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। इसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, तो हाफ सी वी स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, 3 होते हैं, एक और होगा हाफ Q इंटू वी, ये भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ जी, तो ये था भाई एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। समझ में आई बात? ओके, अच्छा इतना हो गया। अब इसमें कभी कभी आपसे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी पूछ लिया जाता है, मतलब एनर्जी डेंसिटी। ये मिटा दें बेटा? चलिए,
एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है बेटा? स्मॉल यू सिंबल होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है। ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? एनर्जी डेंसिटी। तो बताओ, एज वी नो दैट, व्हाट वी नो, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है, एंड C का फॉर्मूला हमें अभी हम लोगों ने कैपेसिटेंस पढ़ा, कैपेसिटर का कितना होता है? K एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, और V के प्लेस पे हम लोग ED रख सकते हैं। ये दोनों वैल्यू उठा के पुट कर दो यहाँ पे, तो हाफ K एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू E स्क्वायर D स्क्वायर, एक D कैंसिल हो गया, तो U आ गया हाफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, AD को साथ में लिख लिया बेटा, एरिया इंटू D, ये वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू D, रख दो, तो U इज इक्वल टू हाफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को नीचे ले आओ, U बाई वॉल्यूम हाफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही स्मॉल u बोलते हैं, तो हमारे पास रिलेशन आ गया हाफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इक्वेशन स्टार, ये डेरिवेशन। ठीक है, समझ में आया? ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ओके, वेरी गुड। सो थैंक यू क्लास, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।